दोपहर के 3 बजने को है। न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरानी की और सबसे पहले बुलेटिन में बात होगी एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की, जो कि आज लखनऊ में है, जहां पर वो तमाम छोटी पार्टियों के नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं। बिहार में पार्टी की जीत के बाद ओवैसी यूपी में भी सियासी जमीन तलाश रहे हैं। जी हां, यूपी में छोटी पार्टियों से गठबंधन की कोशिश की जा रही है असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा। आज उन्होंने भारतीय सोहेलदेव पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की है, पहली मुलाकात उनकी। इसके अलावा वो शिवपाल सिंह से भी मुलाकात करेंगे। ओवैसी से मुलाकात के बाद राजभर ने कहा कि सभी छोटे दल मिलकर 2022 में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। कामयाबी मिली उसमें तो राजभर साहब का भी रोल रहा है ना। हम लोग तो ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर अलायंस के हिस्सा थे, जिसमें कुशवाहा साहब की पार्टी थी, आपकी पार्टी थी। हम लोग ने सब मिलकर तो चुनाव में हिस्सा लिया था। तो यकीनन एमआईएम की कामयाबी में इन सब का बहुत बड़ा योगदान है और उसकी वजह से कामयाबी मिली। तो और हमको तो बिहार की कामयाबी के बाद एक हौसला मिला है और हम उस कामयाबी को सिलसिले को जारी रखेंगे। असदुद्दीन ओवैसी से ओम प्रकाश राजभर मुलाकात करके होटल में निकले हैं। मुलाकात हुई, राजभर जी क्या बात हुई? देखिए, हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा पहले से बनाया, साल भर हो गया। उस मोर्चे में आप भी शामिल होने की पेशकश आपके सामने भी किया है। आने वाले 2022 में हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उस मोर्चे में तो बहुजन समाज पार्टी भी आपके साथ चुनाव लड़ी थी बिहार में, तो यूपी में भी रहेगी क्या? अब समय का इंतजार करिए, समय का इंतजार करिए, आगे क्या क्या होता है। कल तक तो लोग कहते थे कि ओम प्रकाश राजभर अकेले हैं, क्या करेंगे। अब लोगों को क्यों पीड़ा हो रही है? जब हमारे साथ बाबू सिंह कुशवाहा आ गए, कृष्णा पटेल आ गई, अनिल चौहान आ गए, बाबूराम पाल आ गए, प्रेमचंद प्रजापति आ गए, रामसागर बिंद आ गए, आज आपके सामने ओवैसी जी आ गए, और आगे देखिए और कौन कौन आता है। अच्छे अच्छे पहलवानों को समझाऊंगा कि क्या है। बीजेपी से मोर्चा लेने के लिए सबका एक होना जरूरी है। देखिए, हम अपना जीतने के लिए मोर्चा बना रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी गरीबों को चाहिए, इसके लिए लड़ रहे हैं। लेकिन बड़ी पॉलिटिकल पार्टी इस बात को कहती हैं कि ओवैसी की पार्टी वोट कटवा रहती है। दूसरी राजनीतिक पार्टियां ये कहती हैं कि ओवैसी एक वर्ग विशेष का वोट काट देते हैं, जिसका बड़ा नुकसान जो होता है वो दूसरी राजनीतिक पार्टियों को देखने को मिलता है। हम तो यही चाहते हैं कि ओवैसी जी अपने जाति का वोट काट लें, राजभर जी अपने जाति का वोट काट लें, पटेल जी, कृष्णा पटेल जी अपनी जाति का काट लें, कुशवाहा जी अपनी जाति का काट लें, प्रेमचंद प्रजापति, बाबूराम पाल अपनी पार्टी अपनी जाति का वोट काट लें। ये सारे वोट काट करके हम लोग एक जगह इकट्ठा कर लें, चुनाव जीत जाएंगे। तो सारी छोटी पार्टियां रखेंगे या कोई बड़ी पार्टी भी रखेंगे? आप देखते जाइए, फिर हम दिखाएंगे आपको खेल आगे क्या होता है। चलिए, ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ थे। वो साफ तौर से कह रहे हैं कि मुलाकात कई मामलों में बहुत महत्वपूर्ण है और अभी तो सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी के साथ मुलाकात हुई है, बाकी राजनीतिक पार्टियों में भी जगह तलाशी जा रही है और सबसे बातचीत लगातार जारी है। कैमरा पर्सन शरद तिवारी के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज 18 लखनऊ। इस बीच बीजेपी की तरफ से रिएक्शन सामने आ रहे हैं, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी के लखनऊ दौरे पर मंत्री मोहसिन रजा ने निशाना साधा उन पर। उन्होंने कहा कि देश तोड़ने वाली ताकतें एक हो रही हैं, लेकिन यूपी की जनता योगी जी पर भरोसा करती है। अब ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ये आए हैं यहाँ पर। इससे पहले भी कल केजरीवाल जी ने कहा है, तो इन सबको चाहिए कि ये साथ आ जाए ना, देश बांटने वाले लोग जो देश का बंटवारा चाहते हैं, जो 370 नहीं चाहते हैं, जो सीए नहीं चाहते हैं, जो एनआरसी नहीं चाहते हैं, जो हमारे यहाँ दंगे कराते हैं, जो दंगा कराने वाले लोग हैं, इनको चाहिए ये सब एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं। और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर काम कर रही है। 130 करोड़ जनता आदरणीय मोदी जी पर विश्वास कर रही है और उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार पर विश्वास कर रही है। तो हमें इनके आने से कोई चिंता नहीं, लेकिन कम से कम अब यह हो गया है साफ कि ये देश को तोड़ने वाले लोग सब एक प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं। इसी पर ज्यादा बातचीत करेंगे मेरे सहयोगी राजीव सिंह से, जो कि लखनऊ से हमारे साथ इस समय लाइव मौजूद है। राजीव सिंह, असदुद्दीन ओवैसी बिहार जाते हैं, ना उन्होंने आरजेडी के साथ गठबंधन किया, ना उन्होंने कांग्रेस का हाथ पकड़ा, सीधे तौर पर कुछ सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए, जिसका फायदा भी उनको दिखा इंडिविजुअली चुनाव लड़ने पर। लेकिन अब यूपी में उनकी स्ट्रैटेजी समझनी होगी। ना वो महागठबंधन के साथ जा रहे हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, वहां नहीं जा रहे हैं। वो सीधे तौर पर अकेले छोटे दलों के साथ मुलाकात करके एक बड़ा गुट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि बीजेपी को साथ सके।
देखिए, यकीनन कंचन, कहा जाता है कि देश की राजनीति के लिए कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश होकर जाता है, और यही कारण है कि जो विभिन्न राजनीतिक दल है, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी पहले से ही उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव जीतने की कवायद में जुटी हुई है, वहीं अब चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर AIIM के अध्यक्ष ओवैसी हो, वो भी आज लखनऊ पहुंचे हैं और उन्होंने सुहेलदेव राष्ट्रीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, जो कि कुछ दिन पहले तक बीजेपी के साथी थे, सरकार में साथी थे, उनसे मुलाकात की है। कहीं ना कहीं एक कोशिश है, जो छोटे दल हैं, चाहे वो ओवैसी की पार्टी हो, चाहे राजभर की पार्टी हो, या फिर जो अन्य दल है, इनके द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है कि अगर बीजेपी से टक्कर लेना है तो कहीं ना कहीं एक मोर्चे के अंदर आना होगा, सभी पार्टियों को एकजुट होना होगा। और यही कारण है कि जो मोर्चा 1 साल पहले बना था, भागीदार संकल्प मोर्चा, उसके तहत ओवैसी, राजभर, और अब ये कोशिश की जा रही है कि जो शिवपाल यादव की पार्टी है, शिवपाल यादव से भी ओवैसी अब से कुछ देर बाद मुलाकात कर सकते हो, उनसे मुलाकात का प्रयास किया जा रहा है। और साथ ही साथ ये कोशिश की जा रही है कि जो छोटे छोटे दल हैं उनको पहले एक साथ जोड़ा जाए और फिर किसी बड़ी पार्टी से गठबंधन करके बीजेपी के खिलाफ चुनाव 2022 में लड़ा जाए। ठीक है राजीव, 2022 जल्दी से अपडेट किया, मतलब इसका आपके कहने का मतलब ये है कि छोटे दलों को अपने दल में लाके बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन करने की मंशा है, यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की। देखिए, यकीनन जिस तरह आपने लोकसभा चुनाव में देखा कि बीजेपी के खिलाफ चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो, तीनों ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा था, लेकिन उसका भी नतीजा ये रहा कि उनको सफलता नहीं मिली। और यही कारण है कि इस बार भी ये कोशिश की जा रही है कि छोटे दलों के साथ आकर एक बार फिर से बीजेपी से मुकाबला किया जाए। आगे क्या रिजल्ट रहेगा ये तो आने वाला भविष्य बताएगा। को तो छोटे छोटे गठबंधनों से तो काम नहीं चलेगा, किसी बड़ी पार्टी से हाथ मिलाना ही होगा। शुक्रिया आपका जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अब आपको बताएं कि यूपी में 2022 के विधानसभा की सियासी बिसात बिछने लगी है। एक तरफ आज लखनऊ में अपनी सियासी जमीन तैयार करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी यूपी सरकार के मंत्रियों को स्कूलों की दशा पर बहस करने की खुली चुनौती देते हैं। उन्होंने कहा कि वो 22 दिसंबर को लखनऊ दौरे पर रहेंगे। उन्होंने मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का नाम लेकर कहा है कि वो या फिर कोई भी मंत्री या फिर मुख्यमंत्री योगी जी ही चाहे आ जाएं, वो उनके साथ दिल्ली और यूपी के स्कूलों की दशा पर, शिक्षा व्यवस्था पर और कई मुद्दों पर बातचीत करने के लिए, बहस करने के लिए तैयार हैं। योगी जी के मंत्रियों ने मुझे चुनौती दी कि हम आके स्कूल देख लें, उत्तर प्रदेश के गांवों के स्कूल देख लें। मुझे ये दोनों चुनौतियां स्वीकार हैं। मैं ये दोनों चुनौतियां स्वीकार कर रहा हूं। मैं उत्तर प्रदेश के उन मंत्रियों को, सिद्धार्थनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी भी हैं और कई और मंत्री हैं जिन्होंने चुनौती दी, मैं उनको चुनौती देकर कहना चाहता हूं कि अब मैं बहस करने के लिए तैयार हूं, मैं आ रहा हूं। मैं आने वाले मंगलवार को, अगले हफ्ते यानी 22 दिसंबर को मंगलवार को मैं लखनऊ में रहूंगा। मैं सुबह लखनऊ पहुंच जाऊंगा। आप बता देना किससे बहस करनी है। योगी जी से बहस करनी है, शिक्षा मंत्री जी से बहस करनी है, सिद्धार्थनाथ सिंह जी से बहस करनी है, उप मुख्यमंत्री जी से बहस करनी है, किससे बहस करनी है, किससे ओपन डिबेट करनी है। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों के बारे में और दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बारे में मैं बहस करने के लिए आ रहा हूं। घोषित कर पर्यटन। तो आप दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुन रहे थे, जिन्होंने खुली चुनौती दी है। देखिए 22 दिसंबर को, अगले हफ्ते, मनीष सिसोदिया जो हैं वो लखनऊ में रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, क्योंकि ऐलान कर चुकी है आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल ऐलान कर चुके हैं कि इस बार चुनाव लड़ा जाएगा यूपी में और सीधी चुनौती दी जाएगी बीजेपी पार्टी को। मनीष सिसोदिया को आपने सुना, जिन्होंने ऐलान किया कि मेरे साथ बहस करने के लिए सिद्धार्थनाथ सिंह आ जाएं या फिर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही आ जाएं, हम शिक्षा के ऊपर खुली बातचीत करने के लिए, बहस करने के लिए तैयार हैं। सीधे रुख करते हैं, रचना उपाध्याय दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। रचना, आम आदमी पार्टी की बीजेपी को, प्रदेश बीजेपी को खुली चुनौती है, बहस करने की चुनौती दी है मनीष सिसोदिया ने। 22 तारीख को लखनऊ में रहने वाले हैं। रचना, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? चलिए अपने दर्शकों को बता देते हैं एक बार फिर से ये अपडेट कि मनीष सिसोदिया ने खुली बहस की चुनौती दी है सिद्धार्थनाथ सिंह और
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। अब बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के आंदोलन में अब इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में एक कमेटी का गठन करेंगे जो इस मामले को सुलझाएगी, जिसमें किसान संगठन, केंद्र सरकार और अन्य लोग होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा लग रहा है सरकार और किसानों के बीच में बातचीत से हल फिलहाल नहीं निकलता हुआ दिख रहा। अब इस मामले की अगली सुनवाई कल यानी कि गुरुवार को होगी। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। सीधे तौर पर आपको बताएं, अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का दखल हो चुका है। आज सुनवाई हुई है, बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ना सिर्फ केंद्र सरकार का पक्ष सुना गया बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरा पक्ष केंद्र सरकार का सुनने के बाद किसानों की बात सुनने की भी बात कही है। अब कल इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है। बहुत दिलचस्प होगा केंद्र के और किसानों के बीच जो ये जंग चल रही है, क्या सुप्रीम कोर्ट में ये जंग पहुंचने के बाद कोई हल पा पाती है या फिर नहीं। आगे बढ़ते आपको बताएंगे दिल्ली नोएडा के बीच में चिल्ला बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। नोएडा पुलिस के डीसीपी राजेश के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने चिल्ला बॉर्डर को बंद किया है। हालांकि किसानों ने कहा है कि किसानों को यूपी के तमाम जिलों की सीमाओं पर रोका गया है और वो लोग भी दिल्ली कूच करना चाहते थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग करके बॉर्डर को पूरी तरह से बंद कर दिया है। चिल्ला बॉर्डर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बार फिर से जो बॉर्डर है वो बंद कर दिया गया है। इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ नोएडा के डीसीपी राजेश एसजी मौजूद है, उन्हीं से बात करेंगे। ये बॉर्डर बंद हो गया है, किसने बंद किया ये बॉर्डर? आज हम अभी लोग खड़े हैं, ये चिल्ला बॉर्डर कहते हैं, नोएडा दिल्ली बॉर्डर पे, जो नोएडा से दिल्ली जाने वाले रास्तों को दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिया गया है। कारण ये है कि अभी सुबह से इन लोगों से वार्ता चल रही थी, इन लोगों को डिमांड्स किया और ये लोग को मांग को लेके हम लोग वार्ता ही कर रहे थे। उस समय जो भारतीय किसान यूनियन भानु गुटका लोग ट्रैक्टर लेके और 3-4 4 व्हीलर्स और कुछ लोग पैदल भी थे, दिल्ली कूच करने की कोशिश किया, तो तुरंत दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर अपना फोर्स को वहाँ तैनात कर दिया। ये बताइए, जो बैरिकेड्स लगे हुए हैं जिससे आप लोगों ने 2 दिन पहले जो खोला था कि लोगों को दिक्कतें ना हो, अब ये रास्ता किसने बंद कर दिया? ये दिल्ली पुलिस ने बंद किया। दिल्ली पुलिस ने बंद कर दिया, क्यों? देखिए, ऐसा है कि हम लोग आगे जा रहे थे। आज हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। आज कम से कम 17-18 दिन हो गए, 20 दिन हो गए हैं। हमारे अपने कार्यकर्ता पदाधिकारियों को उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा रोका जा रहा है। यहाँ तक कि अभी हम लोग भी 4 दिन पहले आए हैं। आगरा एक्सप्रेस वे पे हम लोगों ने 5 घंटे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मशक्क़तें सामना करना पड़ा, तो हम लोग मथुरा से नीचे से होके आए हैं। ये आंदोलन को कमज़ोर करने की पूरी साजिश है भाजपा सरकार की। दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स बंद कर दिए हैं, जिससे कि जो चिल्ला बॉर्डर है वो पूरी तरीके से बंद हो गया है लोगों के आवागमन के लिए भी। कैमरा पर्सन अनिल के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 नोएडा। और अब आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी धर्मों के लिए तलाक का एक आधार किए जाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की है। केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में मांग की गई है कि देश के सभी नागरिकों के लिए संविधान की भावना के अनुरूप ही तलाक का एक आकार हो, एक आधार हो और मौजूदा परिस्थितियों में हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन समुदाय के लोगों को हिंदू मैरिज एक्ट के तहत तलाक मिलता है, जबकि मुस्लिम, पारसियों, ईसाइयों के अपने पर्सनल लॉ हैं। अब आपको बताएं कि प्रयागराज के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिवक्ता समागम में उन्होंने शिरकत की है। सीएम योगी ने कहा कि माफियाओं के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। माफियाओं के कब्जे की जमीन को गरीबों को देंगे हम। लोग घबराते थे। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई सोचता था, बड़े बड़े लोग घबराते थे, और किसी रोड से कोई माफिया गुजरता था तो बड़े बड़े लोग अपना रूप बदल देते थे। और मैंने तो देखा बहुत सारे लोगों को स्थगित हो जाती थी कार्रवाई बहुत सारी जगह तो। लेकिन आज जब उन्हीं की छाती पर बुलडोजर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप देख रहे होंगे, एक गरीब भी कह सकता है कि नहीं, इसने लूटा है, अवैध कब्जा किया है। और मैंने तो यहाँ के विकास प्राधिकरण से कहा है, ये माफिया और अपराधियों ने जहां पे सरकारी जमीनों पर कब्जा करके रखा हुआ है, उनको मुक्त करा करके गरीबों के लिए आवास की योजना वहां भी बनाई है।
कितना अच्छा लगेगा, देश देखेगा, दुनिया देखेगा। देखिए कहीं एक माफिया रहता था, आज गरीब रह रहा है। और मैंने तो गोरखपुर के विकास प्राधिकरण से भी कहा था, मैंने कहा वहां पे अलग अलग वो बनाइए, जहां भी इस माफियाओं ने कब्जा किए थे खाली करवाइए। एक आवासीय व्यवस्था अधिवक्ताओं के लिए, एक शिक्षकों के लिए, एक व्यापारियों के लिए, एक पत्रकारों के लिए, अलग अलग तबके के लिए अलग अलग दे दीजिए और नो लॉस नो प्रॉफिट पर दीजिए। और मैं चाहूंगा प्रयागराज विकास प्राधिकरण जो ये मांग आई है, अलग अलग प्लॉट में देकर के मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना करके दे, अच्छे आवासीय सुविधा दे, नो लॉस नो प्रॉफिट दे। मुझे लगता है हर एक अधिवक्ता भी खुश होगा, पत्रकार भी खुश होगा, शिक्षक भी खुश होगा, समाज का हर एक तबका खड़ा होगा, एक मॉडल बनेगा वो आवासीय सुविधा का। प्रयागराज में सीएम योगी ने कहा कि अगले महीने जब कोविड-19 का वैक्सीन आएगा तो हर एक व्यक्ति तक उसे व्यवस्थित ढंग से पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। लड़ाई को विजयी की ओर लेके जा रहा है और अगले महीने जब कोविड-19 का वैक्सीन आएगा तो फिर हर एक व्यक्ति तक व्यवस्थित तरीके से उसे पहुंचाने की कार्रवाई उसी तर्ज पर हम लोग करने की तैयारी कर चुके हैं। ये कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई ये केवल एक आपदा के खिलाफ लड़ाई नहीं, मुझे लगता है इसने हमें बहुत कुछ जानने सीखने का अवसर भी दिया है। इस बीच आपको एक बड़ी अपडेट दे देते हैं। कल बरेली दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। किसान सम्मेलन में होंगे शामिल, किसानों से संवाद वो करने वाले हैं, पार्टी पदाधिकारियों से भी चर्चा करने वाले हैं। एल्डिको मैदान पर होगा किसानों का सम्मेलन। अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, आपको योगी सरकार की एक बड़ी पहल बता देते हैं। अल्पसंख्यकों के लिए ये बड़ी पहल है। अल्पसंख्यकों को लोन देगी योगी सरकार। 18 दिसंबर को लोन देगी योगी सरकार। महज 6% ब्याज पर देगी लोन। 605 लाभार्थियों का चयन हुआ है। 1.5 से 5 लाख तक का दिया जाएगा लोन। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को नए साल में एक नए क्रूज की सौगात मिलेगी। 2 मंजिला इस क्रूज में 100 यात्री एक साथ सफर कर सकेंगे। गंगा आरती से लेकर घाटों तक पर दर्शन ये क्रूज करवाएगा। गोवा शिपयार्ड से अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये क्रूज बनारस के लिए चल चुका है और जल्द ही वाराणसी पहुंच जाएगा। ये क्रूज राजघाट से 80 घाट के बीच चलेगा। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि बनारस से पहले से एक अलकनंदा क्रूज़ चल रही है जो कि पर्यटन विभाग के लाइसेंस पे चल रही है और उसके अलावा 2 क्रूज़ बोट का भी MOU पर्यटन मंत्रालय उत्तर प्रदेश और जहाजरानी मंत्रालय भारत सरकार के बीच हुआ है। 2 रोरो वेसल है, राउंड ऑफ वेसल है, उसका भी हमें टेंडर करना है। उसके अलावा एक पर्यटन विभाग की क्रूज़ आने वाली है गोवा शिपयार्ड में जो बन रही है, 80 सीटर क्रूज़ है। वो क्रूज़ गोवा से चल चुकी है और वो दिसंबर के लास्ट में आ जाएगी। वो भी निविदा करके चलाने का उसको भी चलाया जाएगा। काशी को पीएम मोदी नए साल पर एक नए तोहफा देने जा रहे हैं। ये तोहफा एक नए क्रूज़ का होगा जो 2 मंजिला है और इसमें करीब 100 यात्रियों के बैठने की क्षमता होगी। तो फिलहाल एक क्रूज़ पहले से ही वाराणसी में है जो वाराणसी के रविदास पार्क के पास सामने घाट से रोज़ जाता है सुबह शाम और दिन में भी जाता है और जो यहाँ पर पर्यटक आते हैं उनको गंगा यात्रा के जरिए घाट के ठाठ दिखाता है, घाट के दर्शन कराता है। तो अब काशी दर्शन के लिए एक और नया क्रूज़ होगा जो यहाँ पर पर्यटकों को और लोगों को काशी दर्शन कराएगा और ये क्रूज़ और भी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। गोवा से एक क्रूज़ चल चुका है और उम्मीद जताई जा रही है कि करीब 15 से 20 दिसंबर के बीच में ये क्रूज़ ये पहुंच जाएगा और नए साल से इस क्रूज़ की सुविधा लोगों को मिलने जाएगी और इस क्रूज़ का संचालन इस बार पर्यटन विभाग करेगा। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।